Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Zunaira Khan from Education Department and today is my presentation topic is the primary focus of educational psychology. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एजुकेशन क्या होती है. एजुकेशन ये होती है कि अपने इन्वायरमेंट से कोई भी चीज़ लर्न करना और वक्त आने पर उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करना. जैसे कि हम लोग बचपन से सीखते हैं कि हम लोग ऐसे इस तरह से लिखेंगे, पहले इंट्रोडक्शन, फिर 3 ब्लू प्रिंट्स पॉइंट्स एंड देन एंड में कंक्लूजन, और हम उसको याद कर लें. लेकिन एग्ज़ाम में किसी और टॉपिक पे आ जाए तो हमने जब इतने टाइम सीखा होता है कि हमें किस तरह से लिखना है स्टेप बाय स्टेप, तो हम उसको इम्प्लीमेंट करके उस वक्त एग्ज़ाम में लिख सकें अपना सही ऐसे, ताकि हमें मार्क्स मिल जाए. द सेकेंड इज़ साइकोलॉजी. Psychology mainly composed of 2 words. The first is psyche, which means soul, and the other is logy, which means study. Psychology is the study of mind and behavior. Psychology हमें बताती है कि हमारा जो बिहेवियर है वो क्या है, और अगर हमारा बिहेवियर अच्छा है तो इसके पीछे क्या कॉजेज़ हैं, और अगर इसमें कोई चीज़ गलत है, हम कोई गलत काम करते हैं, तो इसके पीछे भी क्या रीजंस और कॉजेज़ हैं. एंड द माइंड में हमारे जितने भी प्रोसेसेस हो रहे हैं, जो हमारा सोचना समझना, ये सब कुछ माइंड में आता है. तो साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर. ये हमारी लाइफ में, हमारी डेली लाइफ में हर जगह पाई जाती है. हमारी बातों में, बच्चों में, बड़ों में, हमारी न्यूज़ में, हर चीज़ में साइकोलॉजी इन्वॉल्व है. द डेफिनेशन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ कि एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है. एजुकेशनल साइकोलॉजी ये है कि लोग किस तरह से समझते हैं और पढ़ते हैं. हम लोग स्टूडेंट्स एजुकेशन के बारे में बात करें तो हम ये देखते हैं कि हमारा स्टूडेंट क्या पढ़ रहा है, और हमें कौन सी मेथोडोलॉजिकल स्ट्रेटजीज इम्प्लीमेंट करनी होंगी, या फिर हमें क्या प्रोग्राम्स बनाने होंगे, एजुकेशनल प्रोग्राम्स, जिसकी वजह से हम अपने आउटकम्स अचीव कर सकें. उसके बाद हमारे पास है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी. इसके 2 मेन कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे पास. एक है कॉग्निटिव प्रोसेस एंड द अदर इज़ बिहेवियरल प्रोसेस. कॉग्निटिव प्रोसेस इज़ द प्रोसेस ऑफ माइंड. इसमें हमारी तमाम वो एक्टिविटीज़ जो हम माइंड से कर रहे हैं वो सारी इन्वॉल्व है. जैसे कि सोचना, समझना, रिटेन करना, मतलब कि उसको अपनी मेमोरी में स्टोर करना, वक्त आने पर उसको रिमेंबर करना कि हाँ हमने क्या पढ़ा था, वो क्या चीज़ थी, हम क्या सोच रहे हैं, हमारी परसेप्शंस क्या हैं, ये सब कुछ कॉग्निटिव प्रोसेस में आ जाता है. दूसरा है बिहेवियरल प्रोसेस. बिहेवियरल प्रोसेस में हम ऑब्जर्व करते हैं बच्चों के एक्शंस को, और हम ये देखते हैं कि अगर कोई स्टिमुला है तो उस पर वो किस तरह से रिस्पॉन्स कर रहे हैं. जैसे कोई एक्शन दे रहा है तो उसका वो किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं. और जो बिहेवियरल की जो ज़्यादातर थ्योरीज हैं वो बेस करते हैं, वो फोकस करती हैं रीइंफोर्समेंट के कॉन्सेप्ट पे, कि हम किस तरह से बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं, हमें क्या प्रोसीजर्स होंगे या क्या चीज़ें होंगी जिसकी वजह से बच्चे और ज़्यादा मोटिवेट होके और अच्छे काम करेंगे. उसके बाद हमारे पास है लर्निंग प्रोसेस. लर्निंग प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, उसमें सबसे पहले है अटेंशन. हम ऐसी स्ट्रेटजीज इम्प्लीमेंट करें बच्चों पे कि वो क्लास में अटेंटिव हो. अगर बच्चे क्लास में अटेंटिव ही नहीं होंगे, मेंटली प्रेजेंट ही नहीं होंगे, तो उनको हमारा लेक्चर या कोई भी टॉपिक समझ ही नहीं आएगा सही से. रिटेंशन के मतलब होता है कि अगर हम बच्चों को कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो वो उस इन्फॉर्मेशन को समझें, अपने ब्रेन में स्टोर कर लें लॉन्ग टर्म के लिए, वो उस चीज़ को समझ के अपने ब्रेन में इनकोड करें, स्टोर कर लें. इसको हम रिटेंशन कहते हैं. द थर्ड इज़ रिमेंबर एंड रिप्रोड्यूस. रिप्रोड्यूस में ये होता है कि बच्चे ने चीज़ समझ ली और अपने ब्रेन में स्टोर कर ली, अब वक्त है जब इम्प्लीमेंट करने का तो वो उसको रिकॉल करे, रिमेंबर करे और उसको इम्प्लीमेंट करे. बाद है मोटिवेशन. हमें बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए हर चीज़ के लिए, कि ताकि वो दिल से चाहें हर चीज़ काम करना. अगर बच्चे मोटिवेटेड ही नहीं होंगे, करना ही नहीं चाह रहे होंगे, पढ़ना ही नहीं चाह रहे होंगे, तो अगर कोई ऑब्स्टेकल आ जाता है बीच में पढ़ाई के, तो वो उनकी ये चाह नहीं होगी कि हाँ हम इसको सॉल्व करें. उनका बस ये होगा कि आ गया, अब छोड़ा, मैं नहीं कर रहा. अगर वो मोटिवेटेड होंगे तो वो चाहेंगे कि हाँ हम इसको सॉल्व करें ताकि हम आगे भी जाएं. इससे बच्चा प्रॉब्लम सॉल्वर बनता है. उसके बाद हमें चाहिए कि हम अपनी एजुकेशन में, अपनी मैथडोलॉजीज़ में काफ़ी
टेक्नोलॉजीज़ को इंटीग्रेट करवाएं, मतलब हम लोग प्रोजेक्टर के ज़रिए लर्निंग करवाएं, हम लोग मोबाइल्स फ़ोन के ज़रिए, कंप्यूटर्स, इन सब के ज़रिए लर्निंग करवाएं, क्योंकि बच्चे इससे मोटिवेट होते हैं और बच्चे इसमें इंटरेस्ट भी लेते हैं। जब हम लोग किसी भी टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं अपनी लर्निंग में, तो बच्चे ज़्यादा दिल से पढ़ते हैं, ज़्यादा अटेंटिव होते हैं, ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं। उसके बाद हमें चाहिए कि हम बच्चों को फीडबैक्स दें। अगर वो सही नहीं कर रहे तो उनको बताएं कि बेटा आपकी यहाँ पे ये गलती थी और आप इस तरह से इसको ओवरकम कर सकते हो। और अगर वो अच्छा कर रहे हैं तो हमें चाहिए कि हम उनको मोटिवेट करें, हम उनको प्रेज़ करें, ताकि बच्चे आगे जाके उसी अमल को ज़्यादा दोहराएं, ताकि वो अच्छे से अच्छे प्रोग्रेस कर सकें। उसके बाद है हमारे पास असेसिंग स्टूडेंट डेवलपमेंट, कि हम किस तरह से बच्चों की डेवलपमेंट पता कर सकते हैं। इसमें काफ़ी मेथड्स, टेक्निक्स और टूल्स आते हैं जिसके ज़रिए हम ये पता कर सकते हैं कि हमारे बच्चे की ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है। अगर हो रही है तो किस डोमेन में हो रही है, वो एकेडमिक डोमेन है, वो सोशल इमोशनल डोमेन है, या फिर बिहेवियरल डोमेन है। एकेडमिक डोमेन तो यही होता है कि बच्चा पढ़ रहा है, स्कूल आ रहा है, कॉलेज आ रहा है, यूनिवर्सिटी आ रहा है, बच्चा पढ़ रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है, ग्रेड्स उठा रहा है, क्या मार्क्स ले रहा है, एक्टिविटीज़ में परफॉर्म कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस किस तरह की है, ये सब तो एकेडमिक में आ जाता है। और इमोशनल में सोशल कि बच्चा किस तरह से दूसरों से कम्युनिकेट कर रहा है, किस तरह से कम्युनिटी में रह रहा है, इन्वायरमेंट में दूसरों के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, बातें कर रहा है, और किस तरह से अपना रोल अदा कर रहा है। और बिहेवियर में कि बच्चा किस तरह से अपने इमोशंस को जाहिर कर रहा है, नहीं कर रहा, उसमें इमोशनल डेवलपमेंट हो रही है, नहीं हो रही, वो दूसरों के एहसास को समझ रहा है या दूसरे के गम को समझ रहा है, उसकी खुशी में किस तरह से शामिल हो रहा है। एंड द थर्ड इज़ बिहेवियरल, कि बच्चे का बिहेवियर किस तरह का है। अगर उसको कोई डांट रहा है तो वो आगे से किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, अगर वो खुश है तो किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, अगर उसको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो वो एंजाइटी का शिकार तो नहीं हो रहा, या उसका वो किस तरह से चल रहा है, किस तरह से बातें कर रहा है, किस तरह से खाता है, किस तरह से उठता है, बैठता है, सब कुछ बिहेवियरल में आ जाता है। उसके बाद ये है कि कौन से फैक्टर्स हैं जो स्टूडेंट की मोटिवेशन को अफेक्ट करते हैं या फिर इन्फ्लुएंस करते हैं। उसमें सबसे पहला फैक्टर ये है कि टीचर की पर्सनैलिटी और उसका बिहेवियर। सबसे पहली चीज़ स्कूल में जो बच्चा देखता है वो टीचर को देखता है। सबसे ज़्यादा अगर वो मोटिवेट, इंस्पायर होता है तो अपने टीचर से होता है। बच्चों के रोल मॉडल्स उनके टीचर्स होते हैं, तो टीचर की पर्सनैलिटी बहुत अहम रोल अपना अदा करती है स्टूडेंट की मोटिवेशन में। अगर टीचर उनको सही से अपनी इंस्ट्रक्शन दे रही है, सही मेथोडोलॉजीज अप्लाई करिए, अगर बच्चे को उनका समझ आ रहा है तो वो और मोटिवेट होगा। कुछ ऐसा होता है, हमें अपने स्कूल टाइम के टीचर्स याद होते हैं, वो हमें इस वजह से याद रह जाते हैं, या तो वो अच्छाई की वजह से या फिर वो ज़्यादा गुस्से वाले होते हैं, डांटने वाले होते हैं, इस वजह से। इसी वजह से इनका एक बहुत बड़ा रोल होता है। टीचिंग मेथड्स, सब उसके सेकंड है टीचिंग मेथड्स, कि टीचर अपने लेसन को किस मेथड के थ्रू पढ़ा रही है। इसमें सबसे हमें देखना होता है कि बच्चे की एज क्या है, वो कौन सी क्लास में पढ़ता है, उसकी मेंटालिटी क्या है, उसको देखते हुए हमें अपने मेथड्स और स्ट्रेटजीज इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस, कि पेरेंट्स किस तरह से उनकी स्टडीज़ में उनको देख रहे हैं, अगर वो कम्युनिकेट कर रहे हैं टीचर से, किस तरह कर रहे हैं, अगर उनको पता चलता है कि हाँ उनका बच्चा अच्छा पढ़ रहा है तो वो किस तरह से उसको प्रेज़ करते हैं। अगर उनको पता चला कि हाँ उसके ग्रेड सही नहीं आ रहे तो वो किस तरह से उसके साथ रिएक्ट करें, किस तरह से उसके साथ पेश आ रहे हैं। और फैमिली और उसकी इनस्टेबिलिटी, अगर कोई फैमिली में इशू है तो वो भी बच्चे की मोटिवेशन पे, बच्चे की लर्निंग पे बहुत गहरा असर डालती है। पीयर रिलेशनशिप, उसके दोस्तों के साथ उसका किस तरह का रिलेशनशिप है, वो किस तरह से रह रहा है। लर्निंग एनवायरनमेंट, कि वो किस क्लासरूम में बैठा है, उधर की इन्वायरमेंट किस तरह का है, वहाँ पे सब किस तरह से एक दूसरे के साथ रहते हैं। अगर वहाँ पे डर और खौफ वाला हुआ तो बच्चा समझ नहीं सकता, बच्चा सही से नहीं पढ़ सकता। और हाँ, अगर वहाँ का फ्रेंडली इन्वायरमेंट हुआ, वहाँ पे टीचर्स भी सही से बच्चों से कम्युनिकेट कर रहे हो, पेयर्स जो हैं, जो क्लासमेट्स हैं, उनका भी सबके साथ बिहेवियर अच्छा हो, तो वो बच्चे को काफ़ी मोटिवेट करता है। बच्चा जाता है खुशी खुशी स्कूल जाता है। असेसमेंट से हमें पता चलता है कि हाँ बच्चे ने कितनी प्रोग्रेस की है, बच्चे को अभी तक जो समझाया गया है, आया उसको समझ आया है या फिर नहीं आया है।
असेसमेंट का जब रिज़ल्ट आता है, अगर बच्चे ने बहुत मेहनत किया तो रिज़ल्ट देखेगा और अगर अच्छा आया होगा तो वो और मोटिवेट होगा कि हाँ देखो मैंने अच्छा किया, मेरा अच्छा रिज़ल्ट आया, मामा पापा भी मुझे प्रेज़ कर रहे हैं, मेरे टीचर्स और मेरे क्लासमेट्स भी मुझसे खुश हो रहे हैं, तो मैं आगे और मेहनत करूँगा। अब जहाँ हर बच्चे का आईक्यू लेवल अलग होता है, तो कुछ में डिसेबिलिटीज़ भी होती हैं, तो जिनकी वजह से बच्चे की लर्निंग जो होती है वो अफेक्ट होती है। उसमें हमारे पास मेन 3 डिसेबिलिटीज़ हैं: डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया एंड डिसग्राफिया। डिसलेक्सिया में बच्चे को रीडिंग करने में प्रॉब्लम होती है। डिसकैल्कुलिया में बच्चे को मैथ्स करने में प्रॉब्लम होती है, वो सही से ऑर्डर समझ नहीं पा रहा होता, इंप्रेशन समझ नहीं पा रहा होता, उसको नंबर समझ नहीं आ रहे होते। और डिस्ग्राफिया में बच्चे को राइटिंग में प्रॉब्लम होती है, वो सही से अल्फ़ाबेट्स को लिख ही नहीं पाता। तो इसके हमारे पास 3 टूल्स हैं। एक है द वुडकॉक असेसमेंट, द सेकंड इज़ द रेसलर इंडिविजुअल असेसमेंट एंड द थर्ड इज़ द कॉफमैन टेस्ट ऑफ अचीवमेंट। मोटिवेशन किस तरह से हमें इन्हेंस करनी है, तो टीचर इसमें 3 स्ट्रेटजीज़ अप्लाई कर सकता है। जैसे कि हम अपनी क्लास में जाते हैं, हमें कोई नया लेसन स्टार्ट करना होता है, तो हम उसका इंट्रोडक्शन देते हैं बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। तो हम जाएं और बच्चों से पूछें, उसको हमें चैप्टर पढ़ाने से पहले बच्चों से पूछना चाहिए कि हाँ हमारा टॉपिक ये है और आप बताएं कि आप इस टॉपिक के बारे में क्या क्या जानते हैं, और अगर आप जानते हैं हैंड रेस करें और खड़े होकर बताएं। इससे बच्चे और मोटिवेट होते हैं, हैंड रेस करते हैं, टीचर को बताते हैं, चाहे सही बताए या गलत बताए, आप बच्चे को बताने दें ताकि बच्चा बताए, उसमें कॉन्फिडेंस भी आएगा और मोटिवेशन लेवल भी इंक्रीज़ होता है। हम बच्चों को ओपन एंडेड क्वेश्चंस की इजाज़त दें, बच्चे जो क्वेश्चंस करें हम उसका जवाब दें। बच्चे इसमें हेजिटेट नहीं करें टीचर से कुछ भी पूछने में, क्योंकि अक्सर बच्चे इस वजह से उनमें कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम होता है, वो टीचर से पूछ ही नहीं पा रहे होते। इसलिए हमें बच्चों को इजाज़त दें, बच्चे जो क्वेश्चन करें आप उनका आंसर करें, बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मोटिवेशन होगी, बच्चे और इंटरेस्ट लेंगे लर्निंग में। उसके बाद है कि हमें एक्टिविटीज़ में बच्चों का डिस्कशन टाइम रखना चाहिए। बच्चों को ग्रुप्स में कर दें और उनसे कहें आपको टॉपिक दे दिया गया और आप इसके बारे में डिस्कस करें अपने ग्रुप मेट से, क्योंकि हर ग्रुप में हर आईक्यू का बच्चा होता है, तो जो लोअर आईक्यू के होते हैं वो हायर आईक्यू से मोटिवेट होते हैं, इंस्पायर होते हैं, फिर वो भी पार्ट लेने लगते हैं। शुरू में तो वो ग्रुप्स में इतना पार्ट नहीं लेते, लेकिन बाद में उनमें कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो वो भी उस चीज़ में पार्ट लेते हैं, इससे बच्चों की मोटिवेशन बढ़ती है। एंड मैम यही देखते हैं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है। एजुकेशनल साइकोलॉजी हमें बताती है कि हमें किस तरह से बच्चों को लर्न करवाना है, कौन सी मैथडोलॉजीज स्ट्रेटजीज इम्प्लीमेंट करनी है, जिससे हम लोग अपने गोल्स को अचीव कर सकें, अपने एम्स और अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सकें। एजुकेशनल साइकोलॉजी का एक बहुत बड़ा रोल है कि टीचर्स को हेल्प कर रही है बच्चों की साइकी जानते हुए कि बच्चों पे आपको किस तरह से पढ़ाना है, किस तरह से इंस्ट्रक्शंस देनी है। ये हमें इसमें भी हेल्प करती है कि अगर बच्चा किसी चीज़ में कमतर है, अगर कहाँ उसको डिफ़िकल्टी पेश आ रही है पढ़ने में, तो हम उसको पता कर सकें और अपने टूल्स और मेथड्स के ज़रिए उस डिसेबिलिटी को या फिर उस डिफ़िकल्टी को कम कर सकें। ये हमें बच्चों की डिसेबिलिटीज़ को भी बताता है कि बच्चे में किस तरह की डिसेबिलिटी है और आपको किस मेथड और किस टूल के ज़रिए इस डिसेबिलिटी को कम करना है। और एक आखिरी ये कि ये हमें हायर एजुकेशन प्रोवाइड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है कि इससे अफेक्टिव लर्निंग हो रही है, बहुत ज़्यादा हेल्प करती है कि बच्चे अफेक्टिव लर्निंग कर सके, एक्टिव लर्निंग कर सके, उसको चीज़ें सिर्फ वो पढ़े नहीं, उसको चीज़ें समझ आए और वो जाके अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये टॉपिक ऐसा था कि हमें डेली लाइफ में और टीचर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है उनकी लर्निंग में, उनकी टीचिंग में, क्योंकि टीचर की भी लर्निंग हो ही रही होती है, तो वो इससे उसको बहुत हेल्प मिलेगी कि किस तरह से मैं अपने बच्चे को पढ़ाऊँ, कौन सी मेथड्स उस पर इम्प्लीमेंट करूँ, किस तरह से उसको समझना है कि स्टूडेंट्स की भी नीड्स होती हैं, तो किस तरह से अपने स्टूडेंट को समझना है। थैंक यू।